नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लाख टके की बात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु नाट्य अकादमी के भवन और 2 प्रेक्षागृहों का लोकार्पण किया है। इस मौके पर सीएम ने कलाविदों और पूर्व छात्रों को सम्मानित भी किया। और वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सालार मसूद उस वक्त का माफिया था। आज जो माफिया मिट्टी में मिले हैं वो उनके जैसा ही काम करता था। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने एक कार्यक्रम के दौरान विदेशी आक्रांता सालार मसूद पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सालार मसूद उस वक्त का माफिया था। सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं उन्हीं का एक रूप था और सालार मसूद के भारत को लूट के लिए समय आया। ये वही करता था उस समय में। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था। अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था पहली बार। सीएम योगी ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद को सबसे भयानक मौत दी थी। महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था और एक विदेशी आक्रांता जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं करता। सीएम योगी ने कहा कि पहले संस्थानों पर पेशेवर गुंडों का कब्जा था जो माफिया को हीरो के तौर पर दिखाते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारतेंदु नाट्य अकादमी के भवन और 2 ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया। साथ ही रंगभेद पत्रिका का विमोचन और स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का शुभारंभ भी किया। कलाकारों ने सीएम के सामने आनंद मठ कई नाटकों की प्रस्तुति दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 34.43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन और शिलान्यास कर दिया। कॉम्प्लेक्स में 65 दुकानें और बेसमेंट में 28 कारों की पार्किंग की सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी हमला बोला है और कहा है कि 2017 से पहले गोरखपुर माफिया और गुंडों की पहचान था। हमारी सरकार ने उनका खात्मा किया। यूपी में माफिया और गुंडों को पनपने नहीं देंगे। सच क्या था 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में व्यापक दंगे होते थे। हर तीसरे दिन दंगा होता था। पर्व और त्योहार आने के पहले लोगों के मन में आशंका खड़ी हो जाती थी। गुंडागिर्दी चरम पर रहती थी। केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में जाओ, माफिया की समानांतर सरकार चलती थी। क्या व्यापारी, क्या उद्यमी, क्या चिकित्सक, क्या शिक्षक, क्या गरीब, क्या साहूकार,
ये सब गुंडा टैक्स देते थे, सबको गुंडा टैक्स देना होता था। गोरखपुर में युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम योगी ने एक बार फिर से सांसद रवि किशन पर चुटकी ली। नोएडा में फिल्म सिटी पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब रवि किशन घर की मार से बचने के लिए घर से भाग गए थे, उस दौरान का जिक्र किया। बिल्कुल, और सीएम योगी ने कहा कि रवि किशन पर करने को कुछ नहीं था तो फिल्म में घुस गए और अपनी मेहनत से वहां वो सफल हो गए। लेकिन हर युवा फिल्मों में सफल हो ये जरूरी नहीं है। सुन बात है। यूपी में अगर फिल्म सिटी होती तो रवि किशन को मुंबई भटकना नहीं पड़ता। भाई ये कलाकार थे, कलाकार को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन जब ये गए होंगे मुंबई तब इनको भी नहीं रहा होगा कि ये सब कलाकार बन पाएंगे, क्योंकि तब तो घर की मार से बचने के लिए घर से भाग गए। अब करना क्या है, काम धाम कुछ और आता नहीं तो चलो फिल्मों में ही काम करें, और उस बहाने गए और वहां पर जाकर के अपनी मेहनत से आज वे सफल हो गए। लेकिन कितने युवा सफल हो पाते, अनुमान करिए कितने रवि किशन सफल हो पाते। आज फिल्म सिटी यूपी में है, यूपी के नौजवान को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। फिल्म सिटी जैसे बनेगी, यूपी के नौजवान को यूपी के अंदर ही। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया और इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान सांसद रवि किशन ने भगवान राम पर भजन भी गाकर सुनाया। शिलान्यास कार्यक्रम में रवि किशन ने भजन पर सभी मंत्रमुग्ध होते नजर आए। इस दौरान मंच पर बैठे सीएम योगी भी भक्ति के भाव में विभोर नजर आए। श्री राम पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत लिस्ट में 40 नाम शामिल किए गए। सीएम योगी पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल में स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का नाम भी इसमें शामिल किया गया। नोएडा में गुज्जर कश्यप एकता सम्मेलन नाम से निषाद पार्टी आज रैली का आयोजन करती हुई नजर आई और दिल्ली में मंत्री संजय निषाद ने न्यूज 18 से कहा है कि बीजेपी हारी हुई सीटें हमें दे दे तो हम उन सीटों पर कमल खिलाकर दिखाएंगे। 10% सीट की मांग पर कहा कि भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और जीत भी मिली थी। हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम जीत कर दिखाएंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा इंडोर स्टेडियम में यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की जनसभा और रैली निकाली। निषाद पार्टी ने गुज्जर कश्यप एकता सम्मेलन नाम से रैली का आयोजन किया। इस मौके पर संजय निषाद ने गुज्जरों को 24 कैरेट का देशभक्त बताया कि गुर्जर 24 कैरेट के राष्ट्रवादी है। ये गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का वंशज है। धन सिंह कोतवाल लड़ाई लड़े थे। ये भगवान निषाद राज और कश्यप ऋषि के वंशज हैं। तो ऐसे जो देश की लड़ाई लड़े हों और उजड़े हों तो एक साथ आएंगे, तभी आज आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एनडीए के सामने अपनी डिमांड भी रखी। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी पिछले विधानसभा चुनाव में कमल नहीं खिला पाई, वो सीट में दे दे। हम उन सीटों को जिताकर एनडीए को मजबूत बनाएंगे।
तो हमने जो सीटें मिली 15 उसमें 11 हारी भी मिली, 9 उसमें जीत कर दिया, 2000 1000 वोट से। तो हमारा स्ट्राइक रेट है ना अच्छा खासा। तो अगर हम जीत की वाली सीट आसानी से जीत के दे सकते हैं, तो जब कभी भाजपा नहीं जीतती है उसमें हमें दे दे, और हम लोग जीत कर दे देते हैं उनको। तो जीते ही तो चाहिए, भाजपा हम लोगों को किस लिए लाई है भाई? जीतेगी तो मोदी योगी मजबूत होंगे। संजय निषाद ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसपी के राज ने हमारे समाज को ज्ञान शिक्षा से वंचित किया। बीएसपी के राज में हमारे समाज की रोजी रोटी छीनी गई, लेकिन एनडीए के साथ हमारा समाज हमेशा खड़ा है। हमारे समाज को बता रहा कि उठाते किस तरीके से यूज लेते हैं, किस तरीके से वोट लेते हैं, सबको पता है। तो कम से कम अब हम अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी को धन्यवाद देते हैं कि जिसको झुआ भरोट को पौआ पिला कहते थे, ये बिकाऊं पियाऊं हैं। अब कम से कम जाति के नेताओं को लोग सम्मान देना शुरू किए, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, सभी लोग कम से कम अब देना शुरू किया। और निषाद 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले निषाद पार्टी अपनी ताकत दिखाने के साथ वोट बैंक को साधने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं यूपी वाला मॉडल इस बार असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में छाया हुआ है। बीजेपी के मंत्री, विधायक और तमाम नेता पश्चिम बंगाल और असम में डटे हुए हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कई जनसभाएं आम और साथ ही पश्चिम बंगाल चुनावों में हो रही हैं। असम में भी लाइनअप की गई हैं, जिसमें यूपी से अगर हम बात करें तो गुंडे, बदमाशों और माफिया के खात्मे के साथ यूपी के कानून व्यवस्था की जमकर चर्चाएं इन दोनों ही चुनाव प्रचारों में देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के सियासी दिग्गज पश्चिम बंगाल और असम चुनावों में सियासी व्यूह सजा रहे हैं। यूपी मॉडल असम और पश्चिम बंगाल चुनावों में मजबूती से छाया है। बीजेपी के मंत्री, विधायक और तमाम नेता पश्चिम बंगाल और असम में डटे हुए हैं। प्रदेश में जिस तरह से तमाम संगठन के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, जो यूपी मॉडल है, यूपी में जो संगठनात्मक रणनीति तय की जाती है, उसी रणनीति को पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतार रहे हैं और एक मजबूत सियासी व्यूह रचना वहां पर बना रहे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की कई जनसभाएं असम और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में कराई जा रही है। असम की बात हो चाहे पश्चिम बंगाल की बात हो, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता की योजनाओं को अंतिम पायदान के व्यक्ति को भी सशक्त किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ बढ़ाने का काम किया है। ये पूर्ण विश्वास है, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे असम हो, भारतीय जनता पार्टी वहां की विजय का परचम लहराएगी। यूपी से असम और पश्चिम बंगाल का सीधा सियासी समीकरण बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व साध रहा है। मंत्री दिनेश खटीक समेत कई पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री पश्चिम बंगाल चुनाव में लगाए गए हैं। करीब 600 बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस मिशन में जुटे हैं। 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में लगे हैं। लगभग 6000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में चुनावी व्यूह सजाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत प्रसाद, न्यूज़ 18 लखनऊ। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन में केशव प्रसाद मौर्य को सम्मानित किया गया। गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने 2027 में 327 सीट का नारा भी दिया। देखिए। होता है का आयोजन हमारे मंत्री परिषद के वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र कश्यप जी की अगुवाई में यह किया जाता है और मुझे जब भी सूचना मिलती है मैं आता हूँ। इस बार भी आया हूँ, सौभाग्य है। मेरा भी कश्यप गोत्र है, इससे और मुझे मतलब कार्यक्रम में आने की उत्सुकता रहती है। और गाजियाबाद से शुरू होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम होता है। ठीक है सर, 27 को लेके क्या प्लान है? 27 में 327। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि बीजेपी ने पीजीए की काट के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और रैली की जगह जमीन पर अपनी मजबूत तैयारी शुरू कर दी है। सभी बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ यूपी के सभी 1000
918 मंडलों में रात्रि विश्राम कर ट्रेनिंग सेशंस में शामिल हो रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए बीजेपी ने एक बड़ा फॉर्मूला बनाया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने संपर्क, समन्वय और संवाद के मंत्र को लेकर पूरी यूपी बीजेपी को जमीन पर उतार दिया है। दिन में ही नहीं, रात में भी बीजेपी सक्रिय हो गई। 24 घंटे जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो 24 घंटे उत्तर प्रदेश के सभी 1918 मंडलों में बैठेंगे, प्रवास करेंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और उनके साथ ही भोजन करेंगे। बीजेपी के सभी बड़े नेता अब कार्यकर्ताओं के साथ रात्रि विश्राम कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने महाराजगंज में कार्यकर्ताओं के साथ 24 घंटे का प्रवास किया, कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और मंडल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी। पंकज चौधरी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, उनके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छे गुणवत्तापूर्ण वर्ग हो रहे हैं। जहां कहीं पर भी कोई हल्कापन हमें समझ में आता है, हम उन वर्गों को निरस्त करते हुए आगामी तिथियों में पूरी तैयारी के साथ फिर उस वर्ग को करते हैं। इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम 13 अप्रैल तक मंडल वर्ग संपन्न होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं के साथ यूपी के सभी 1918 मंडलों में रात्रि विश्राम कर ट्रेनिंग सेशन में शामिल हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी सिर्फ बैठकों और रैलियों से नहीं, बल्कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कई तरह के ट्रेनिंग सेशन चला रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद ही 24 घंटे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, समन्वय और संवाद के मंत्र के साथ जमीन पर उतरे हुए हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देशानुसार बूथ चलो अभियान एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी तैयार कर रही है। बीएसपी के बूथ चलो अभियान वर्सेस पीडीए में कौन किस पर कितना भारी साबित हो सकता है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। – 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी और बीएसपी में दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की होड़ मची है। यूपी में 22% दलित वोट को लेने के लिए बीएसपी गांव-गांव जाकर अपने बूथ को सही करने की कोशिश कर रही है। वहीं एसपी का दावा है कि वो पीडीए फॉर्मूले से दलित वोट साध लेगी, क्योंकि बसपा के पास जो वोट है वो 10% के आसपास है और समाजवादी पार्टी का वोट उससे काफी ज्यादा है। लोकसभा में अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थी। उनकी सीटें, अपोजिशन की 44 सीटें टोटल जीती थी, जिसमें एक आजाद समाज पार्टी भी शामिल है। तो ये जो माहौल है, इस माहौल के हिसाब से अगर कहें तो अम्बेडकर जयंती हो या अम्बेडकर से जुड़े कार्यक्रमों का अगर कोई राजनीतिक लाभ मिलता है तो समाजवादी पार्टी उसमें लीड ले सकती है। बीएसपी जहां 10% वोट शेयर पर है, वहीं एसपी उससे कई गुना ज्यादा वोट शेयर लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखा चुकी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दलित वोट बैंक को लेकर दोनों आमने सामने हैं। एसपी जहां भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के नाम पर कार्यक्रम करती दिख रही है, वहीं ये दिखाने की कोशिश में है कि वो बीएसपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। बीएसपी के कई नेताओं को एसपी अपने पाले में भी कर चुकी है। जमीन पर एक जंग दिखाई दे रही है जिसको पीडीए वर्सेस दलित समाज माना जा रहा है। आखिर इस जंग में कौन जीतेगा ये चुनाव ही बताएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब चुनावी जंग काफी रोचक हो गई है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। असम में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट और विदेशी संपत्तियों के आरोप लगाए। गृह मंत्री अमित शाह से जांच की मांग की गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए ये दावा किया है कि रिंकी शर्मा के पास संयुक्त अरब अमीरात
मिस्र और एंटीगुआ, इसके अलावा बारबुडा के भी पासपोर्ट हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दुबई में उनकी संपत्तियां हैं। अमेरिका के व्योमिंग में एक बड़ी कंपनी से संबंध है जिसका बजट अरबों डॉलर है। इन संपत्तियों का जिक्र चुनावी हलफनामे में नहीं किया गया है। दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में तीन पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे, और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोप पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब देते हुए कहा कि ये आरोप कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरी हताशा और घबराहट को दर्शाते हैं। असम ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के हताश और निराधार हमले केवल उनकी कमजोर हालत को उजागर करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के हर आरोप को मैं खारिज करता हूं। ये दुर्भाग्यपूर्ण, मनगढ़ंत और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठ है जिनका मकसद असम की जनता को गुमराह करना और मेरी पत्नी और मैं पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करेंगे। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर भी मौसम बदल चुका है। उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। चारधाम यात्रा शुरू होने के पहले बर्फ हटाने का काम जोरों से चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलमर्ग में कुछ जगहों पर स्नोफॉल हुआ है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। केदारनाथ धाम एक बार फिर बर्फ की चादर में ढक गया है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही दिखाई दे रही है। धाम में कई फीट तक बर्फ जम चुकी है। पूरी केदार घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में है। जहां एक ओर बर्फबारी ने घाटी को खूबसूरत बना दिया है, वहीं दूसरी ओर बर्फबारी का मौसम प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा से पहले प्रशासन की टीमें दिन रात साफ सफाई और रास्ते तैयार करने में जुटी थी, लेकिन ताजा बर्फबारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं के लिए रास्ते सुरक्षित बनाए जा सके। केदार धाम में 3 से 4 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अब जम्मू कश्मीर से आई इन तस्वीरों को देखिए। राजौरी पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर अच्छी बर्फबारी हुई, जिसके बाद रास्ते बाधित हो गए। बीआरओ की टीम लगातार बर्फ हटाने में जुटी है, जो एक चुनौती बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक बार फिर हिम वर्षा हुई है, जिसके बाद वादियां बेहद ही खूबसूरत हो गई हैं। गुलमर्ग में इस वक्त सैलानियों की भरमार है। पर्यटक खूबसूरत नज़ारों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। गुलमर्ग अपने खूबसूरत नज़ारों और स्कीइंग के लिए साल भर पर्यटकों को आकर्षित करता है। गोंडोला में बैठने का भी जबरदस्त क्रेज है। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय होटल, गाइड और ट्रांसपोर्ट सेवाओं को काफी फायदा हो रहा है। डोडा में भी मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के बाद ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठिठुरन भी बढ़ गई है। बनिहाल में भी ताजा बर्फबारी हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।